नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैथ्स की क्लास हमारी लगातार चल रही है, तो आज मैथ्स का अगला टॉपिक, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर, है ना। प्रॉफिट लॉस काफ़ी इजी टॉपिक होता है और प्रॉफिट लॉस के साथ ही हम डिस्काउंट को भी पढ़ लेंगे। हिंदी में कहा जाता है लाभ, हानि और बट्टा। ठीक है, इसी बट्टा को हम डिस्काउंट कहते हैं, इसी को हम छूट कहते हैं, है ना। छूट भी कहा जाता है कि भाई कितनी की छूट, अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी क्लास बेसिक क्लास होगी। बेसिक क्लास में हम आज बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि लाभ क्या है, हानि क्या है, किस पे निकलता है, किस पे नहीं निकलेगा, कैसे निकालना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये सब हम आज बेसिक देख लेंगे। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं, इनको आपको सीधा याद कर लेना है। अब आप कहेंगे सर ट्रिक से कराइए। ट्रिक से देखो मैं करा सकता हूँ, ट्रिक से मैं करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ट्रिक जो है वो उसी से बनती है जो पहले बेसिक जानता है। जो पहले बेसिक नहीं जानता वो ट्रिक को एक बार देख लेगा लेकिन वो कर नहीं पाएगा। आप 2-4-10 दिन बाद फिर से भूल जाएंगे, क्योंकि ट्रिक को भी तो याद करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रिक याद ना करके डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, फार्मूले में मान रख दो और आंसर आपका सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन फायदा एक होता है फार्मूले से करने में। फायदा क्या होता है कि ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये सारे फार्मूले आपने 6th क्लास, 5th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, सभी क्लासों में पढ़ा है। तो ये आपको रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से और आपको याद भी आ जाएगा और आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, ये कौन नहीं जानता। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सभी जानते हैं। अब इसी के लिए मैं कोई ट्रिक रख दूं यहाँ पे तो वो आपके लिए नई होगी और आप फिर कहीं ना कहीं उसको याद करेंगे, उसमें समय लगेगा, बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप फार्मूले से बेसिक से करना सीख गए ना तो ट्रिक आप एक दिन खुद बनाओगे, है ना। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक एक प्रकार का एक्सपीरियंस है। जब किसी भी टॉपिक में एक्सपीरियंस हो जाता है करते 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 तो उसमें शॉर्टकट निकलता है। जैसे मान लो एक जगह है जहां आपको रोज जाना पड़ता है, जैसे मान लो आप एक संस्था में काम करते हो, आप एक संस्था में नई आपकी पोस्टिंग हुई, आपने जाना शुरू किया, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 10 दिन गए, 20 दिन गए। जब आप वहां लगातार जाते रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे आपका जो रास्ता है वो सरल हो जाएगा। कोई आपसे कहेगा कि यार आप साइकिल से आते हो, आप साइकिल से नहीं गाड़ी से आओ। फिर कोई आपसे कहेगा गाड़ी से नहीं बस से आने लगो, बस भी आती है। फिर आपको कोई सलाह देगा कि आप बस से मत आओ, आप यहाँ से आओ, यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा, यहाँ से एक रास्ता आता है। फिर कोई कहेगा यहाँ से कच्ची रास्ता है बिल्कुल सीधी, तो वो आपको बताता जाएगा और आपका जो आवागमन है वो दिन ब दिन सुविधाजनक होता जाएगा। फिर आपको कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि यार कोई और भी आता है वहां पे, तो फिर वो कहेंगे कि आप उन्हीं के साथ आ जाया करो। तो धीरे धीरे हमारा जो मंजिल है या जो रास्ता है मंजिल का वो धीरे धीरे आसान होता जाता है। और ये कैसे होता है, ये एक्सपीरियंस से, है ना, बार बार अनुभव करने से। तो वैसे ही पढ़ाई में जब एक टॉपिक के सवाल हम लगातार करते हैं तो यही जो फॉर्मूले हैं, यही फॉर्मूले क्या होते हैं कि भाई ये अपडेट होने लगते हैं और उनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो कोई हमारा ऐसा एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है किसी भी संख्या को लेकर कि हम उसको डायरेक्ट काट देते हैं और हम उसको ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो मैं वही कहूंगा कि ट्रिक कभी भी ऐसे नहीं आती, उसको अनुभव से लाया जाता है। इसलिए बेसिक से करना सर्वोत्तम होता है। इसी कारण जो निगम की पुस्तकें होती हैं, जो हमारा स्कूलिंग की पुस्तकें होती हैं, उनमें ट्रिक नहीं बल्कि फॉर्मूले दिए होते हैं। ठीक है, और जिसको आता है तो उसको कोई बात नहीं। तो लाभ सिंपल सी बात है, प्रॉफिट। जब विक्रय मूल्य, जब कोई वस्तु आप खरीदेंगे और खरीदने के बाद जब उसे ज्यादा पैसे में बेचेंगे तभी आपको फायदा होगा, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, है ना। देखो विक्रय मूल्य, देखो लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं ना, सेल कर दिया। क्रय मूल्य को सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी से दर्शाएंगे। मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, सीपी और एसपी कहूंगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट तो आप जानते हैं। तो जब एसपी ज्यादा होगा तभी तो फायदा होगा ना, तभी फायदा होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, लाभ निकल आएगा। हानि तब होगी जब आपने खरीद ज्यादा में लिया और कम में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कम है तो आपको हानि हो गई। इसको माइनस कर दो, हानि निकल के आ गई। लेकिन लाभ और हानि कभी पूछा नहीं जाता।
लेकिन पूछता क्या है, पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में ये आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग जरूर होगा। आप इतने बड़े लेवल पे हैं पढ़ाई में, तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपका यूज डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि ये इंडिविजुअल यूज होता है। कैसे होता है? आपसे पूछेगा, आपको एक सवाल दे देगा और पूछेगा कि भाई इसमें लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ प्रतिशत आप तभी ना निकाल पाओगे जब आपको लाभ पता होगा। और लाभ आप कैसे निकालोगे? कि जब आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करोगे। तो ये सवाल के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें हल होती हैं। तो पहले विक्रय मूल्य आपने देखा, क्रय मूल्य देखा, दोनों को माइनस किया, लाभ निकला, फिर आप लाभ प्रतिशत निकालोगे। लाभ प्रतिशत में कुछ नहीं है, जो लाभ है वो आपने देखो, लाभ प्रतिशत समझिएगा, लाभ प्रतिशत ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, प्रतिशत को हटा के गुणा कर देना है, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100 होता है। तो लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य सीपी। हमेशा लाभ और हानि, हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलेगा, क्योंकि क्रय मूल्य कभी बदलता नहीं है। जितने में वस्तु आपने खरीदी है वो उतने में ही खरीदी होगी, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन जो विक्रय मूल्य है वो आपका हमेशा बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि अगर अपने वाला आया तो उसको सस्ते में दे दिया, कोई अगर बिना जानने वाला उसको ज्यादा में दे दिया, कोई घर का ही आ गया तो उसको फ्री में दे दिया। बात समझ में आ रही है? तो विक्रय मूल्य बदलता है, क्रय मूल्य नहीं बदलता, इसलिए हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ये सब लिख लेना है आपको, हेडिंग डालकर, टॉपिक डालकर, ये सब फॉर्मूले। उसके बाद हम सवाल करेंगे तो आसानी से बनेंगे। ये अगर आपको ये पता भी है, अगर आपको ये पता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से लिख लीजिए, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका, तो और अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। क्योंकि वीडियो स्किप करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि कहेंगे यार ये सब तो बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो हमें पता है, मैं मानता हूं, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। अब कई बार क्या होगा कि लाभ दिया रहेगा, हानि दी रही होगी, सब कुछ दिया रहेगा, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा। फिर आप क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? तो क्रय मूल्य के लिए भी एक फॉर्मूला है, क्रय मूल्य के लिए भी क्या फॉर्मूला है? ये वाला। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100, विक्रय मूल्य गुणित 100, क्योंकि क्रय निकालना है तो विक्रय पर निकलेगा। जब क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय तो देगा ना, तो विक्रय मूल्य गुणित 100। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 धन लाभ। देखो 100 धन लाभ प्रतिशत है, ये है ना प्रतिशत। अब ये कैसे होगा? अगर देखो 100 लाभ दिया हुआ है तो जैसे 10, जैसे मान लो 12%, जैसे मान लो 10% का लाभ दिया है, तो ये 100 प्लस 10 बराबर 110 होगा। और अगर 10% की हानि दी है तो 100 माइनस 10 बराबर ये 90 होगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अगर लाभ दिया है तो 100 में जोड़ देना है, और हानि दी है तो 100 में से उसको घटा देना है, क्रय मूल्य निकल आएगा। विक्रय मूल्य अगर निकालने को कहे तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ प्रतिशत, या 100 माइनस हानि। प्लस तब आएगा जब लाभ दिया हो, और माइनस जब आएगा जब हानि दी हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाभ प्लस होगा, हानि माइनस होगी, कितने से? 100 से, और डिवाइडेड बाय 100। इससे आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल आएगा। कब? जब लाभ दिया रहे और हानि प्रतिशत दिया रहे हुए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आज के समय में कंपटीशन में क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूले से आ रहे हैं। विगत वर्षों में मैंने कुछ क्वेश्चन उठा के देखे, तो क्वेश्चन जो हैं वो इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, आंसर नहीं निकलता, क्योंकि ये सब जानते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ये फॉर्मूला पिछली पुस्तकों में नहीं दिया रहता। तो ये दो फॉर्मूले आप अगर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप कभी पुराने पेपर उठा के देखिएगा, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे इस टॉपिक में। तो लाभ हो गया, हानि हो गई, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब आता है बट्टा। बट्टा को कहते हैं छूट, इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं भैया? डिस्काउंट। आप दुकान पर कुछ लेने जाते हो तो आप कहते हो भाई हमें कुछ डिस्काउंट दो। क्या दो? कुछ डिस्काउंट दो। जब आप डिस्काउंट लेते हो तो आप उससे ये नहीं पूछते दुकानदार से कि भाई ये वस्तु तुम कितने में लाए थे, वो बताओ हमें। पूछते हो क्या? कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते?
क्योंकि आपको पता है कि वो छूट अपने हिसाब से देगा, ना कि हम अपने हिसाब से लेंगे। तो फिर वो आपसे कहता है कि भाई चलो इस वस्तु पर रेट इतना डला है, मान लो रेट डला है 500 रुपये, तो वो कहता चलो हम आपको 10% की छूट दे देंगे, 10% की छूट दे देंगे। अब रेट उसमें डला है, एमआरपी उसमें डली है 500 और 10% उसने छूट दी, 10% आपको छूट दी, तो आपको उसने दे दिया 450 में। लेकिन आपने उससे ये नहीं कहा कि तुम कितने में लाए थे, भले ही वो इसको 400 में लाया हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमेशा आपको बट्टा या छूट देगा किस पे, एमआरपी पे। इसी एमआरपी को कहा जाता है अंकित मूल्य हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है मार्केट रेट प्राइस, एमआरपी, ठीक है, मार्केट रेट प्राइस या अंकित मूल्य। तो हमेशा जो है अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, तो आपका क्या है, आपका बट्टा निकल के आएगा। कैसे, कोई वस्तु थी 1000 रुपए की, 1000 रुपए की वस्तु थी, एक काम करो, इसको मान लो 800 रुपए की वस्तु थी, 800 रुपए में व्यापारी खरीद के लाया था, उसका क्रय मूल्य था, लेकिन वस्तु पर डला है 1000 रुपए, ये है उसकी एमआरपी। और उसने कहा चलो हम आपको चलो हम आपको ये 900 में दे देते हैं, तो 900 में आपको उसने बेच दिया, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये उसका क्रय मूल्य है, ये उसका विक्रय मूल्य है और ये उसका अंकित मूल्य है। क्रय मूल्य पे उसने खरीदा, अंकित मूल्य उसकी पैकेट पे लिखा था और 900 में उसने आपको दे दी, ठीक है। फिर भी आप उसने 100 रुपए का लाभ कमा लिया और आप समझ रहे हैं कि अरे 100 रुपए का लाभ हमने कमा लिया। समझ पा रहा है, ये खेला होता है आपके बाजार में, मार्केट में। आपको लगता है कि अरे हम 1000 लिखा था, हम 900 में ले आए, हमने जग जीत लिया, मैच जीत लिया, हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। कहते हैं पापा देखो हम 1000 रुपए की चीज 900 में लेके आ गए। फिर पापा आपसे कहते हैं कि बेटा तुम 900 में लेके नहीं आए, बल्कि उसने तुमको मूर्ख बना दिया है, वो वस्तु तो 800 की थी, वो वस्तु 800 की थी और वो तुमको 900 में थमा दिए, ठीक है। तो वो तुम 900 में दे देता है और आप समझते कि हमने 100 रुपये कमाए और वो कहता है कि हमने 100 रुपये कमा लिए, है ना। तो ये यही होता है इकोनॉमी में, यही मार्केट में चलता है, जो जिसको जितना लूट पाए, लूटने का नहीं कह सकते, जो जितना अपना कमा पाए, ये सबका रोजी रोटी है, सब अपना व्यापार चलाते हैं। अब वो इतना नहीं देगा तो फिर वो बैठा क्यों है, दुकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल भी देना है, दुनिया भर की चीजें रहती हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो लेगा ही। तो ये मैंने बता दिया कि भाई 1000 की चीज थी, आप उसको 900 में ले आए, तो आप कितना कम लेके आए, 100 रुपये कम, 100 रुपये का बट्टा लिया। अब मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपये का बट्टा, मैंने आपको बता दिया कि आप 1000 की वस्तु ले गए, लेकिन आप उसे 900 में ले गए, तो 1000 रुपये का आपने क्या ले लिया, छूट ले ली, बट्टा ले लिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ कि तुम 100 रुपये बचा के तो लाए हो, ठीक है, लेकिन ये 100 रुपये तुमने कितना परसेंट बचाया, ये 100 रुपये तुमने कितना परसेंट बचाया, तो फिर अब कैसे निकालोगे। या कभी कभार दुकानदार आपसे कह दे कि चलो हम 10% की छूट देते हैं, ये 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो फिर आपको क्या करना है, बट्टा प्रतिशत अगर निकालना है, ये भाई बट्टा परसेंट पूछना, तो बट्टा गुणित 100, बट्टा ये हो गया, छूट ये हो गई, गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। यहां बेसिकली अंकित मूल्य आएगा, है ना, क्योंकि ये अंकित मूल्य पर निकलता है, और इसी अंकित मूल्य को आप उसका विक्रय मूल्य भी कह सकते हो, लेकिन वो बेसिकली अंकित मूल्य होता है कितना, 1000। 3 विक्रय मूल्य पर ही निकलेगा ये, ठीक है। तो भाई 1000 की चीज थी, 900 में दे दी, 100 रुपये का बट्टा कमा लिया,
कितने परसेंट कमाया, 900 पे कमाया, ठीक है। ये आपको परसेंट निकल जाएगा, इस तरीके से आप इसको काट लेंगे। तो बात समझ में आई कि बट्टा प्रतिशत कैसे निकालना है। पहले तो बट्टा निकालना अलग चीज है, बट्टा रुपयों में निकालना अलग चीज होता है। जैसे मैंने पूछा कितना बट्टा मिला, तो 100 रुपए की चीज थी, आप उसको 90 में ले आए। 100 रुपए की चीज थी, आप उसको कितने में ले आए, 90 में ले आए। तो 90 में जब आप लाए तो आपको बट्टा कितना मिला, 10 रुपये मिला। कितना मिला, 10 रुपये मिला। 10 रुपये कितना परसेंट है, 10% है, ठीक है। अरे ये अंकित मूल्य पे ही निकलेगा, ठीक 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 लगा, अंकित मूल्य पे ही निकलेगा। देखो अंकित मूल्य पे इसलिए निकलेगा क्योंकि जो अंकित है उसी पे तो बट्टा निकलेगा ना, ठीक है। अंकित मूल्य जो है उसी पे तो बट्टा निकलेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पे नहीं निकल सकता। विक्रय मूल्य पे निकलेगा तो विक्रय मूल्य तो वो सेम रहेगा ना, सेम रहेगा, उस पर नहीं निकलेगा। ठीक है ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। काफ़ी समय से मैथ्स थोड़ा सा मैंने नहीं पढ़ाया है, बहुत लंबे समय बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन, अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, निश्चिंत रहिए। ग्रॉस इनकम, नेट इनकम और टैक्स। जो आपकी सैलरी आती है, सैलरी जो हर मंथ ही आती है, वो क्या है, वो सैलरी आपकी नेट इनकम है। वो आपकी क्या है, नेट इनकम। क्योंकि जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो टैक्स कटने के बाद आती है, ठीक है। जो सैलरी आपकी है हर महीने आती है वो आपकी क्या है, नेट इनकम है। और टैक्स तो आप जानते ही हो, कर, और कर कौन लेता है, सरकार लेती है ना, गवर्नमेंट लेती है। और आजकल हमारे भारत में क्या, कौन सा कर चल रहा है, जीएसटी चल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में पूरा डिटेल से अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो, तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में डला हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना और पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये पूरा जीएसटी का एक वीडियो है 1 घंटे का, उसमें पूरा जीएसटी समझा है डिटेल से। तो कर जो है वो सरकार ले लेती है, और जो कर कट के जो सैलरी आती है वो हमारी नेट इनकम होती है। लेकिन जब आपकी जो सैलरी है उस सैलरी में हम टैक्स को भी जोड़ देते हैं तो वो कहलाती है ग्रॉस इनकम, ओवरऑल इनकम जो आपको कंपनी दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि भाई इनसे सवाल आ जाएं तो आप समझ पाएँ कि ये क्या है, ठीक है। तो टैक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम के। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ नेट इनकम इतनी है तो टैक्स कितना होगा, या टैक्स बढ़ रहा है तो नेट इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेट इनकम बढ़ रही तो टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा। तो ये बढ़ेगा तो ये कमेगा, ये बढ़ेगा तो ये कमेगा, और जब ये कमेगा तो ये बढ़ेगा। इसी को तो इन्वर्सली कहेंगे ना, उल्टा कहेंगे। तो इस तरीके से अभी और अच्छे समझाता हूं। जैसे मान लो 1000 रुपये सैलरी आपको मिल रही थी, इसमें से 100 रुपये टैक्स कट रहा था, आपको मिल रहे थे 900, ठीक है, 900 मिल रहे थे। अब टैक्स सरकार ने बढ़ाया, 200 कर दिया, टैक्स क्या है, बढ़ा दिया, तो सैलरी कम होगी ना, ये 900 से क्या हो जाएगी, 800 हो जाएगी। इसी को कहते हैं नेट इनकम। तो ये बढ़ता जाएगा तो ये कमता जाएगा, और ये बढ़ेगी तो ये कमेगा। ये सिंपल सी बात है। अब सरकार टैक्स ज्यादा लेगी, मान लो मोटरसाइकिल आपकी 60,000 में आ रही थी, 60,000 मोटरसाइकिल आ रही थी, अगर सरकार ने टैक्स और बढ़ा दिया तो 70,000 में आएगी, और अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे पेट्रोल डीजल आज महंगे क्यों हैं, सरकार मनमाना टैक्स लगा रही है। अगर सरकार इसी टैक्स को कम कर दे तो पेट्रोल हमारा 60-70 रुपए में मिलेगा, 80 रुपए में मिलेगा, कहीं कहीं मिल भी रहा है कुछ कुछ राज्यों में, हमेशा दिल्ली में कम रहता है ना। तो पहले केंद्र सरकार भी लगाती है उस पर कुछ कर, फिर राज्य सरकार भी लगा देती है, तो पूरी जो मार है वो गरीब आदमी पे पड़ जाती है। अब मैं आपसे कह दूं कि भैया यही टैक्स आप परसेंट में निकाल दो, मुझे परसेंट में चाहिए हमको, आपने 100 रुपये पे 10 रुपये टैक्स लिया, मुझे परसेंट में बता दो। तो टैक्स गुणित 100
बटे ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम कितनी थी भाई? 100 रुपये थी। 100 से 100 कट गया, आपने कहा 10 रुपये जो टैक्स है वो 10% है। अब कितना भी परसेंट हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो 400 की चीज़ थी, 100 रुपये का टैक्स दे दिया, 300 रुपये में 300 रुपये सैलरी बच गई। ठीक है, 300 रुपये सैलरी बच गई। अब 300 ये 100 कितने परसेंट है? तो 100 गुणित 100 बटे 400। 400 ग्रॉस है। 1 2 3 4, 4 एकम 4 और 4 25, 25% आपने टैक्स पे कर दिया और 75% सैलरी आपको बच गई। ठीक है, ये सब बेसिक टर्म है, सारी बेसिक टर्म है जो मैंने आपको आज की क्लास में बता दी। ठीक है, आज की क्लास में सारी बेसिक टर्म है प्रॉफिट लॉस की जो मैंने बता दी। प्रॉफिट लॉस कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। बस कुछ टाइप्स होते हैं सवालों के, वो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। और कोई चीज़ अगर आपको ठीक नहीं लगती हो तो आप अपना सजेशन दीजिए, हम उस पर सुधार जरूर करेंगे अगली क्लास से, है ना। सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।